बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कश्मीर मैगज़ीन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे 27 अक्टूबर यौम सियाह के हवाले से। बड़े ज़बरदस्त तरीके से 27 अक्टूबर को इस यौम सियाह को मनाया गया, पूरी दुनिया में इसे ऑब्ज़र्व किया गया और पाकिस्तान में बिलखुसूस पूरे पाकिस्तानियों ने इज़हार यकजहती किया और ख़ास तौर पर दुनिया को याद दिलाया कि किस तरह 75 साल पहले हिंदुस्तान ने गासबियत करके अपना फ़िज़िकल जो फुटप्रिंट है वहाँ पे आर्मी की सूरत में वहाँ रख के और कश्मीरियों की जो बुनियादी हक़ है उसे सल्ब करते हुए उन्होंने चढ़ाई की थी और फ़ौज कशी की थी और कश्मीरियों का वहाँ पे कत्लेआम भी किया था। और 75 साल से कश्मीरी आज अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों को वो हक़ नहीं मिल रहा जिस हक़ का जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे हिंदुस्तान के, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे भी कहा, श्रीनगर पे खड़े होकर कहा, अपनी पार्लियामेंट के अंदर कहा और यही मसला वो यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए ताकि इस मसले के ऊपर बातचीत हो सके। तो इस पे हम ज़रा बात कर लेंगे यौम सियाह के हवाले से। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में जब हम जाएंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, उसकी जदोजहद के लिए वक्फ़ किया। उन्होंने कई मरतबा सऊबतें बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनके ऊपर काले कवानीन जो है वो लगाए गए। मैं मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। उनके कई तारुफ हैं, उन्हें रिलीजियस स्कॉलर भी कहा जाता है, उन्हें क्लैरिक भी कहा जाता है, उन्हें बैनुल मज़ाहिब या फ़िरका वाराना हम आंगी का जो है वो भी इस्तारा कहा जाता है। तो उनकी शख्सियत के इन पहलुओं के साथ साथ उनका जो कश्मीरियों के लिए मोहब्बत थी और कश्मीरियों के लिए अपनी जान उन्होंने इस जद्दोजहद के लिए जो वक्फ़ की, अपनी एफ़र्ट वक्फ़ की, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पहले मौजू की जानिब हम बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं यौम सियाह के हवाले के बाद फिर हम मेहमानों की तरफ आएंगे। हमारी जुस्तजू है कि 27 अक्टूबर 1947 की अहमियत को समझने के लिए कुछ निकात जोड़े और दुनिया को बताएं कि ये दिन यौम सियाह के तौर पर क्यों मनाया जाता है। ये वो बदकिस्मत दिन जब जम्मू कश्मीर के बेबस और लाचार लोगों के लिए मसाइब, आलाम, अफसुर्दगी, गम और मायूसी लेकर आया। जब तौसीह पसंद और इस्तेमारी भारत ने 3 जून 1947 के तक़सीम हिंद एक्ट के उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक कर दिया। जी, यौम सियाह के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से इस दिन को ऑब्ज़र्व किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब, आज हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद गिलानी साहब ने, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम गज़ाला हबीब ने हमें ज्वाइन किया है, आप एनालिस्ट हैं और आप इंटरनेशनल फोरम जो है कश्मीर उसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, उससे चेयरपर्सन है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद गिलानी साहब, मैं आपको शामिल कर लेता हूँ। यौम सियाह 75 साल हो गए, कश्मीरी अब भी वही आहपुकार कर रहे हैं। दुनिया की कान हैं जो कश्मीरियों की आवाज़ को सुन नहीं रहे। भारत अपनी गासबाना जो कब्ज़ा है उसको बरकरार रखे हुए है। हाउ डू यू सी दिस 75 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज, जो कि यौम सियाह के हवाले से और ख़ास तौर पे गासबियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आपने फ़िगर कोट किया है 75 ईयर्स ऑफ कश्मीरी स्ट्रगल, मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ख़ुद कश्मीरी आवाम के लिए, ख़ुद कश्मीरी कौम के लिए ये 75 साल नहीं हैं। इन 1947 से पहले भी जब वहाँ पे डोगरा हुकूमत थी तो उस वक्त भी वहाँ पे कश्मीरी जो हैं वो एक लिहाज से मुज़ाहमत की तहरीक जो है किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में वहाँ पे चलाए रखे हुए थे। 1947 27 अक्टूबर, बल्कि 27 अक्टूबर से एक दिन पहले जो 26 अक्टूबर जिसको कि हिंदुस्तान एक तरह से एक्सेशन डे के तौर पे मनाता है, और ये इंतहाई अहम और ज़रूरी बात है कि इंटरनेशनल हिस्टोरियंस जो हैं वो इस डेट को क्वेश्चन मार्क करते हैं कि क्या ये एक्सेशन कभी हुई भी थी, क्या इस एक्सेशन के ऊपर उस महाराजा के दस्तखत हुए भी थे, और क्या ये एक्सेशन होने के बाद हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उस पर लैंड की थी या उससे पहले ही वहाँ पे फ़ौजें मौजूद थी। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो हिंदुस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ गया था उससे पहले ही ये सवालात जन्म ले चुके थे। और अब इस वक्त भी जब अक़वाम मुत्तहिदा की हम करारदादें पढ़ते हैं तो ये नज़र आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर कदगन लगाई थी। एक न तो ये कि वो जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर है बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर है उसके शहरी इलाकों में हिंदुस्तान की फ़ौज शहरी इलाकों में मौजूद नहीं हो सकती,
بارڈر پہ پھر بھی رہ سکتی تھی، اور وہ جو ٹوٹل ان کی تعداد تھی وہ 12 سے 18,000 کی انٹرنیشنل جو اس وقت فورمز تھے انہوں نے الاؤ کی تھی. لیکن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج وہاں موجود ہے، اور نہ صرف وہاں پہ موجود ہے بلکہ ظلم و ستم کا جو ایک بازار گرم کر کے رکھا ہے وہ پوری دنیا کو اس کا علم ہے. اہم بات یہ بھی ہے کہ 27 اکتوبر 1947 سے لے کے آج 27 اکتوبر 2022 تک کیا کشمیریوں کا سٹانس رہا ہے. کشمیری جھک گئے ہیں، کشمیریوں نے اس تحریک سے کوئی بیک سٹیپ لے لیا ہے، یا پھر کشمیریوں نے بھارت کے سامنے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک لالی پاپ ہے اس کو لے کے وہ اب اس مزاحمتی تحریک کو چھوڑ چکے ہیں. ایسا کہیں پہ نہیں ہوا. سید علی گیلانی شہید نے ایک مرتبہ کہا تھا اگر یہ سڑکیں سونے کی بھی بنا دیں تو بھی کشمیری اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں، آل انڈیا ریڈیو سے خطاب کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک بات کہی تھی جو آپ اپنی اسکرینوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جناب. وی ہیو ڈکلیئرڈ دیٹ دا فیٹ آف کشمیر ultimately has to be decided by the people. That pledge we have given, and the Maharaja has supported it not only to the people of Kashmir but to the world. We will not and cannot back out of it. Back out کس نے کیا؟ میرا خیال ہے کہ اپنے موقف سے بیک آؤٹ انڈیا نے ہی کیا، کیونکہ کشمیری گزشتہ 75 سالوں سے صرف آزادی سے اپنی دھرتی پر اپنے مادر وطن پہ جینے کا حق مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں. اور یہ حق کشمیریوں کو انسانی حقوق کے تمام قوانین دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر دیتا ہے. اور جب یہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تشریف لے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے بعد 18 سے زائد قراردادیں کشمیریوں کے اس موقف کی تائید کرتی ہیں کہ انہیں ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کس طرح سے اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہے، انہیں آزاد رہنا ہے، انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. اور ایبسلوٹلی ناٹ کہ کشمیری کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ 3 آپشنز ہیں، لیکن ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کشمیر میں 19 جولائی کو سردار ابراہیم کی رہائش گاہ پہ قرارداد منظور ہوئی تھی سری نگر میں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. لیکن اب ہمارا ایک بہت جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم خود مختار کشمیر بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے آزادی چاہیے. اس کے بعد ہم کشمیری طے کریں گے کہ ہمارا جو رخ ہے وہ کس طرف ہوگا. لیکن بنیادی نقطہ جس پہ آج پوری دنیا میں کشمیری پاکستانی متفق ہیں کہ پہلا قدم ہمیں انڈیا سے آزادی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد ہے. اور 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ نے آبزرو کیا ہوگا، چونکہ میں خود امریکہ میں مقیم ہوں، تو جو ڈائسپورا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو کہ ڈائسپورا اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انڈین ایمبیسیز ہیں، انڈین کونسلیٹس ہیں، وہاں پہ کشمیریوں نے 27 اکتوبر کو ان کے سامنے پروٹیسٹ کیے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ انڈیا ایک غاصب ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جو جمہوریہ کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے. اور کشمیری جیتے جاگتے انسان ہیں. ہمارے جیسے مہذب ممالک، امریکہ ہو گیا، یو کے ہو گیا، جرمنی، آسٹریلیا، ہمارے ہاں تو جانوروں کے رائٹس ہیں. تو کشمیری تو پھر انسان ہے. آپ انہیں کسی قسم کا کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 75 سال بیت چکے ہیں. سوال تو خیر آپ کے ہاں سے ہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ یقیناً نیو یارک کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی اپنی قراردادیں ہیں، پاکستان کی قراردادیں نہیں ہیں یا کسی اور کی قراردادیں نہیں ہیں. سوال میرا چلے آپ سے ہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز 75 سال میں کشمیریوں کا یہ دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں اب تک ناکام کیوں رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو بنیادی رکن ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، جو بڑی طاقتیں ہیں عالمی برادری کے، جو رہنما ممالک ہم انہیں کہیں کہ جو پوری دنیا کا قبلہ اس کا تعین کرتے ہیں، ان ممالک کے تجارتی مفادات انڈیا سے وابستہ ہیں، ان کی جو معاشی مفادات ہیں وہ انڈیا سے وابستہ ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاشی مفادات کو کوئی بھی نقصان پہنچے یا کسی بھی قسم کا وہ سمجھوتا کریں. اور افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہ سب کشمیریوں کے جانوں کی قیمت ادا کر کے وہ اپنے تجارتی مفادات حاصل کر رہے ہیں، جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری اتنی مضبوط اور مؤثر پوری دنیا میں کشمیر کے حوالے سے نظر نہیں آتی. سفارتکاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں.
ایکسیشن تو آپ نے بھی کی کہ ایکسیشن ہو گیا, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. ایلیسٹر لیمپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. کسی اسٹیٹ کے ساتھ اگر آپ کی ایکسیشن ہوتی ہے تو آپ اگلے دن فوج کشی تو نہیں کرتے. ایکسیشن کا مطلب ہے کہ ول آف دا پیپل, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ الحاق ہم نے کر لیا ہے, اب جو آپ کا آئین ہے وہ ہمارا آئین ہے, جو آپ کا دستور ہے ہمارا ہے, جو آپ کا طرز زندگی ہے وہ ہماری طرز زندگی ہے. تو کشمیریوں نے اور ایکسیشن آف جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس نے, اور جو فوج کشی کی گئی ہے, ان تینوں چیزوں کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو کوئی تال میل بیٹھتا ہے ان کا؟ دیکھیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم 1947 یعنی تاریخ میں اگر ہم ایک دفعہ دوبارہ جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت ایک شیخ عبداللہ کی جو فگر ہے وہ نظر آتی ہے, اور اس کی اپنی جو بایوگرافی ہے آتش چنار کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کو اگر انڈین ڈومینین کے ساتھ ملایا گیا بھی تھا تو اس میں کچھ فیکٹرز تھے. اس میں ڈیفنس تھا, اس کی فورن تھی, اور ساتھ اس کی کمیونیکیشن کی بات کی گئی تھی. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہندوستان نے جو فوج کشی کی تھی وہ فوج کشی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہاں کشمیریوں کو بچایا جائے یا کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ وہاں پہ جب ایک طرح سے ایکسیشن ہو جائے گا تو وہاں پہ امن چین اور ڈیولپمنٹ کی نہریں بہیں گی. بلکہ ہندوستان کا پہلے دن سے, وہ چاہے والد بھائی پٹیل ہو, چاہے وہ جواہر لال نہرو ہو, ان سب کا ہمیشہ سے ایک بڑا کلیئر کٹ ایجنڈا تھا کہ کشمیر یعنی پوری ریاست جموں و کشمیر بشمول آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کی طرف نہیں جانے چاہیے. ایک طرف ہمیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جواہر لال نہرو کا ایک جذباتی تعلق بھی تھا, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ سردار پٹیل جو ہے انہوں نے جواہر لال نہرو کا ساتھ ہی دیا, اور یہ بھی فوج کشی میں وہ چاہے مہاتما گاندھی جیسی شخصیت ہو یا چاہے والد بھائی پٹیل جیسی شخصیت ہو, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا صرف اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پورا کا پورا کشمیر ہندوستان کے ساتھ ضم ہو سکے. اس وقت کشمیریوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے, یعنی کہ شیخ عبداللہ کی شخصیت کو اپنے ساتھ لانے کے لیے انہوں نے لالی پاپ یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا شیخ عبداللہ کشمیریوں کی اکثریت کو ریپریزنٹ کر رہا تھا, یا شیخ عبداللہ ایک فریکشن آف دا پیپل جو ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اور انہی کو وہ مس لیڈ کر رہا تھا؟ اگر وہ لیڈ کر رہا ہوتا جب اسے وزیر اعظم بنایا گیا, اور وزیر اعظم کے بعد جب اسے جیل میں ڈالا گیا, اور جیل میں ڈالنے کے بعد 1975 میں جب اس کا اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وزیر اعظم کی پوزیشن سے بیک آؤٹ کرتا ہوں, آپ مجھے چھوٹا پوزیشن دے دیں, مجھے ڈیموشن قبول ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ سارا تو شیخ عبداللہ اپنے لیے کر رہا تھا. میں اس میں دو چھوٹے پوائنٹس مزید ایڈ کرتا ہوں, بالکل جس طرح غزالہ حبیب صاحبہ نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ بھی جب یہ ایکسیشن والی ساری باتیں ہو رہی تھیں اس وقت دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں. جولائی میں ہی 19 جولائی 1947 کو ہی وہ قرارداد پاس ہو گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے جو اس وقت اسمبلی ریپریزنٹیٹیوز تھے. سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں جو قرارداد پاس ہوئی وہ اس وقت آواز تھی کشمیر کے عوام کی, پوری ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی. اور دوسری بات, جب 1947 میں پہلی دفعہ بھارتی فوج لینڈ ہوئی تھی اکتوبر میں آفیشلی, ان آفیشلی تو بہت پہلے موجود تھے, آفیشلی جب لینڈ کی تھی تو اگلے ہی دن وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے گاؤں گوگو کا قتل عام ہو گیا تھا. وہ پورا گاؤں جو ہے نذر آتش کر دیا گیا اور وہاں کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ یعنی شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ حقیقت ہے. اس کے بعد جب شیخ عبداللہ کی یہ کہانی ہے پوری جو لکھی گئی ہے تاریخ میں, تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جب آپ نے فوج کشی کی تو ایکسیشن نہیں ہوئی. ایکسیشن نہیں ہوئی. یہ تو ایلیسٹر لیمپ, کرسٹوفر سنیڈن, کئی ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس چیز کو اپنی کتاب میں درج کیا. آج کی بات کر لیتے ہیں. میم آپ سے میں آج کے حوالے سے سوال کرتا ہوں. مسئلہ کشمیر آج کہاں کھڑا ہے؟ کشمیری اس وقت جو ہیں وہی جذبہ رکھتے ہیں جو جذبہ آج سے 75 سال پہلے انہوں نے جانیں دے کر لیا, جو جموں کے لوگوں نے اپنی شہادتیں دے کر جو جذبہ جو ہے اس کو زندہ رکھا. آج کی جو نسل ہے اس وقت کی, جو چوتھی پانچویں نسل کشمیریوں کی اس وقت جاری ہے, چاہے وہ ڈائسپورا ہو, چاہے وہ اس پار کی کشمیری ہوں, چاہے وہ اس پار کی کشمیری ہوں, جذبہ ذرا بتائیے گا. ہم کشمیریوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے اور ایک بھی کشمیری کے بدن میں لہو کا آخری قطرہ ہے, ہم نے انڈیا کے آگے ہتھیار نہیں پھینکنے, اور ہم نے اس کی جو بالادستی ہے اور حاکمیت ہے جبر و تشدد کی بنیاد پہ اس کو قبول نہیں کرنا. ہم کل بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, 3 نسلوں کی قربانی کے بعد آج بھی لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنی آزادی تک لڑتے رہیں گے.
बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी कि बिल्कुल कश्मीरी इस वाले से क्या सोचते हैं ये आप तक पहुंचा। अब अगले टॉपिक की जानिब हम बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं जी कि मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी मरहूम के हवाले से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को दिया, जो फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए जाने माने जाते हैं, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी, उन आवाज़ों को इकट्ठा करके एक फ़ोरम बनाने की उन्होंने कोशिश की। उनका ख़ुद इस हवाले से क्या कहना है आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। जब तक कश्मीरी उनको वो अपना हक वापस नहीं मिलेगा जो यूनाइटेड नेशन ने तस्लीम किया है कि कश्मीरी को हक मिलना चाहिए कि वो आया वो क्या कहते हैं, तो तब तक तहरीक जाएगी। मुजाहिद गिलानी साहब, मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी, इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू 1936 से 2022 तक मुख्तलिफ काम किया, कश्मीरियों के लिए इनका स्टेचर क्या था? एक दफ़ा फिर मैं आपने जिस शख्सियत का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा वो वर्ग गर्दानी करूँगा अपने बड़ों की जो बातें हैं कुछ उनको जो है सामने लाते हुए। ये वो शख्सियत है जिस तरह हम सैयद अली गिलानी शहीद की बात करते हैं, तो सैयद अली गिलानी शहीद, मौलाना अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, अब्दुल गनी लोन साहब, ये वो हुर्रियत के जो बिल्कुल शुरू की हमारे पास अशकाल और वो बुज़ुर्गान थे, ये उस वक़्त की बातें हैं। और मौलाना अब्बास अंसारी का सबसे अहम तरीन जो मैं समझता हूँ एक एलिमेंट, एक पॉइंट है, वो ये कि आपने बिल्कुल शुरू में जिस तरह जिक्र किया कि वो क्लरिक भी थे, लोग उनको आलिम भी कहते हैं, लोग उनको पॉलिटिशियन भी कहते हैं, लोग उनको एक मुजाहिद भी कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक लड़ी में पिरोने वाले थे। एक तहरीक को कमज़ोर कब किया जा सकता है? जब आप उसके लोग को फ़िरका वारियत के तौर पे या फिर किसी भी ज़रिए से आप उनको अलग कर दें, जुदा कर दें कि तुम कुछ हो, तुम एक साथ क्यों लड़ रहे हो। तो ये मौलाना अब्बास अंसारी की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वहाँ पे चाहे अहले तशी हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जुड़ गए थे, एक हो चुके थे। आप ये इमेजिन करें कि 60s में जब मोए मुबारक जो है वो वहाँ से चोरी हो जाता है हज़रत बल से, तो उस वक़्त मौलाना अब्बास अंसारी उसमें एक लीडिंग फिगर थे जिन्होंने उसकी वापसी में किरदार अदा किया था। पीपल एक्शन कमेटी बन जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने बड़ा वेहीमेंटली, जिस तरह से उन्होंने बड़ा मुदल्लिल अंदाज में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की, उसके बाद उनको जेलें होती रहीं, असेंबली के फ्लोर से उन्होंने, उसके बाद MUF के फ्लोर से जब 1987 में इलेक्शंस की बात हुई और हिंदुस्तान ने जबरी तौर पे रिगिंग इलेक्शंस की और फिर एक नया दौर चल पड़ा था, उस टाइम पे मौलाना अब्बास अंसारी की जिस तरह से एक बहुत ऊंची आवाज़ थी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। यही नहीं, एक कश्मीरी अपना केस कैसे आगे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है। जब मौलाना अब्बास अंसारी ने बैनुल अक़वामी दौरे किए, इवन पाकिस्तान में आके प्रेसिडेंट मुशर्रफ से मुलाकात की, हिंदुस्तान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और उसके बाद जो वो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस चलती है उसमें भी उन्होंने एक यकीन का इजहार किया कि हाँ चलो कश्मीरी कम अज़ कम एक दूसरे से जुड़ तो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट में मैं आपके सामने रखूँगा। मौलाना अब्बास अंसारी की ज़िंदगी के हवाले से पढ़ें तो उन्होंने एक नुक्ता जो है हमें समझ आता है कि कश्मीरियों को इकट्ठा में और कश्मीरियों की राय को मसला कश्मीर के हल के लिए मुकद्दम जानने में उनका बड़ा किरदार रहा है। योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, और जब आप बात कर रहे थे कि फ़िरका वाराना हम आहंगी के हवाले से, उस हवाले से अब्बास अंसारी साहब का जो किरदार है वो बहुत वाज़े और नुमाया रहा पूरे इस तारीख़ में। और जिस तरह पाकिस्तान में भी जब भी फसाद फैलाने की कोशिश की जाती है, शिया सुन्नी फसादात करा दिए जाते हैं, इस तरह कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जो वहाँ तहरीक को डिस्टर्ब करने के लिए एग्जैक्टली ऐसी चीजें करना चाहते थे। लेकिन अब्बास अंसारी साहब की शख्सियत सबको एक पेज पे वापस आपकी तरफ आता हूं। उसको टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है समर अब्बास साहब ने, सीनियर एंकर हैं जनाब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, हम मौलाना अब्बास अंसारी मरहूम की ज़िंदगी के हवाले से, उनके पहलुओं की मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं के हवाले से और जो उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में किरदार अदा किया है और फ़िरका वाराना हम आहंगी में किरदार अदा किया है, उसकी हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मौलाना अब्बास अंसारी की शख्सियत के हवाले से आपने क्या देखा कि पूरी तहरीक में उनका जो किरदार रहा है जोड़ने में सबको, वो कितना अहम रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब्बास अंसारी साहब मरहूम जो हैं उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर दी। इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर जाहिर है
दुश्मन की हमेशा से नजर रहती है कि इस तरह की जो तहरीक है उन्हें कमजोर किया जाए। जो तहरीक के अंदर शामिल जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो है ये खुद से एक जमात नहीं है, मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है, सही। तो उसमें फूट डालने की फिरका वाराना बुनियादों पर या दीगर बुनियादों पर कोशिशें बड़ी होती रहीं। लेकिन अब्बास अंसारी साहब जो हैं वो एक वाहिद ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने सबको मुत्तहिद रखा, मुत्तफिक रखा, जोड़ के रखा। और ऐसी शख्सियत थे, ऐसी गैर मुतनाज़ शख्सियत थे कि जिन पे सबका इत्तेफाक था। जो बात वो करते थे उनकी बात को वजन दिया जाता था। तो इस वजह से अब्बास अंसारी साहब जो है एक तो वैसे भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक दरख्शा सितारे थे, और साथ ही साथ उनका जो रोल था किसी भी किस्म की डिवीजन के खिलाफ, वो एक सीसा पलाई दीवार बने थे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शख्सियत थे किसी भी किस्म की तकसीम की साजिशों के खिलाफ। तो इसलिए वो हमेशा ही दुश्मन की आंखों में खटकते थे। तवील उन्होंने जो है कैदबंद की सोबतें की बर्दाश्त की, बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी इस तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनकी जो खिदमात हैं इस तहरीक के अंदर उन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और मैं तो ये प्रपोज करूंगा कि ज़ाहिर है ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ये सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की तहरीक नहीं है जी, बल्कि ये तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। एक और नुक्ता जो है वो अक्सर हिंदुस्तान की जानिब से कहा जाता था कि जब तक आप अस्करियत पसंदी छोड़ नहीं देते उस वक्त तक आपसे बात नहीं हो सकती। मौलाना अब्बास अंसारी मरहूम ने किस कदर हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जब उन्होंने कहा कि हम इस पहलू पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, आप बात तो करें, आप कश्मीरियों को इसमें शामिल तो करें। और हिंदुस्तान किस कदर एक्सपोज हुआ दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, उन्हें लगता था कि हम ये जो है ऑफर दे के इस तरह की बात करेंगे तो कश्मीरी जो है वो इस पर रेजिस्ट करेंगे, पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो चाल थी हिंदुस्तान की अयार और मकाराना चाल थी, उसे अब्बास अंसारी साहब ने बिल्कुल नाकाम बना दिया। ये कह के कि आए आप बात तो करें, मुज़ाकरात करें, हम ये आपकी जो भी आपने कंडीशन रख रहे हैं वो मानने को तैयार है। तो जिससे भारत जो इस पूरी तहरीक को एक पुरतशद्दद तहरीक के साथ जोड़ के पूरी दुनिया में से बदनाम करने की कोशिशें करता है, साजिश करता है, तो वो साजिश भारत की नाकाम हो गई। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये चूंकि तकमील पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है, तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर देखना चाहिए कि अब्बास अंसारी साहब के लिए सरकारी सतह पे किसी एजाज का ऐलान किया जाए सही उनकी खिदमात के एतराफ में। और जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर या मुल्क के अंदर कोई भी शाहराह जो है उनके नाम पे की जा सकती है उनकी खिदमात के एतराफ में। सही है। वंस अगेन मैं कहूंगा ये कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ नहीं की, बल्कि तकमील पाकिस्तान की तहरीक के लिए भी उनकी ये जो जिंदगी थी उन्होंने अपनी वक्फ कर दी। बिल्कुल ठीक है, बड़ा वैलिड नुकात आपने उठाए समर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ क्विकली आता हूँ। अगर हम बात कर लें मौलाना अब्बास अंसारी मरहूम की ज़िंदगी के हवाले से एक मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेज मिलता है उनकी पूरी ज़िंदगी को अगर आप पढ़ें, उनकी जद्दोजहद को देखें तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 नुकात इंतहाई अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी तहरीक जो है वो तभी मजबूत रहती है, तभी इतने लंबे अरसे तक चलती है जब उसमें एक इकाई बन के आप लड़ें। उसमें आपने अपनी पहचान एक कौम की तरह करनी है, उसमें आपने अपनी पहचान एक नज़रिए के तहत करनी है। आपने बटना नहीं है और दुश्मन को अपने आप को बटाने का मौका भी नहीं देना। दूसरी चीज़ जो उनकी हमें ज़िंदगी से नज़र आती है, बिलखुसूस कश्मीरी होने की हैसियत से, कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। आप पूरी दुनिया को एक कश्मीरी होने की हैसियत से, स्टेक होल्डर होने की हैसियत से बता सकते हैं कि हमारे ऊपर गुजर क्या रही है। हम लाजमी नहीं कि हमारे ऊपर आप एक लेबल लगा दें कि इनके पास हथियार है तो एक ख़ास लेबल इनके ऊपर लाजमी लगाना है, बल्कि हमने पुरअमन तरीक़ों से भी तहरीक आज़ादी कश्मीर को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये दुनिया की ज़मीर के ऊपर सवाल उठता है कि चाहे कोई भी रास्ता जो कश्मीरियों ने इख्तियार किया, आखिर उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैम यही सवाल आपसे कि मैसेज उनकी लाइफ का, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, चाहे वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म हो, फ़िरका वाराना मांगी हो या जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर। मेरा ख्याल है कि मैंने सिर्फ एक चीज़ लर्न की कि हमारी नज़र मंजिल की तरफ होनी चाहिए, और आप मंजिल को फोकस करके दाएं बाएं की जितनी भी चीज़ें हैं आपको भटकाने के लिए, तकसीम करने के लिए, उन सब को आप नज़रअंदाज कर दें और यकसू हो के अपनी मंजिल की तरफ नज़र रखें और अपना सफ़र उसी तरह तय करें। और जो समर अब्बास जाफरी साहब कह रहे थे सड़क उनके नाम करने की, एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन उनका नाम हम कश्मीरियों के दिल पे कंधा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी। मैम गज़ाला हबीब साहिबा, डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब और
सईद समार अब्बास साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के बताया कि किस तरह से मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी मरहूम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी ज़िंदगी गुजार के उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया कि जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, अगर मुसलमानों ने कोई टारगेट अचीव करना है तो ये फ़िरका वाराना हम आहंगी ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आप ये जदोजहद जो है जहाँ अस्करी लिहाज से लड़ सकते हैं वहीं पे पुरअमन रह के भी दुश्मन की तमाम अय्यारियाँ और मकारियाँ उनको ख़त्म कर सकते हैं। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।